नमस्कार साथियों, आर्ट ऑफ सिलेक्शन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, टाइमिंग हमारा हो चुका है रात को 8 बज गए, शाम को 8 या फिर रात को 8 बज चुके हैं और टाइमिंग हो चुका है हमारे पॉलिटी की क्लास की, जिस पे हम पॉलिटी पे साथियों भाग 6 पढ़ रहे थे, जिस पे राज्य है। भाग 6 पे क्या है? राज्य है, और राज्य के बारे में हम देख रहे थे। अब मेरे को आप लोग बताइए कि राज्य में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है राज्य का उल्लेख। तो साथियों आप लोग इसको कमेंट करेंगे। मैं बताता हूं आज हम पढ़ने वाले क्या हैं साथियों। आज हम राज्य की न्यायपालिका पढ़ेंगे, जिसका आर्टिकल है साथियों, जल्दी से बताएं कहां से कहां तक। तो राज्य की न्यायपालिका की बात करें साथियों, इसका आर्टिकल 214 से आर्टिकल 231, जी हाँ 214 से 231 राज्य की न्यायपालिका का उल्लेख है। और साथियों ये हमारा क्लास नंबर 20, जी हाँ पॉलिटी की हमारी क्लास नंबर 20 हो चुकी है। ठीक है, इससे पहले हमने 19 क्लासेस आपको पूरी तरह से पढ़ा चुका है। इसमें जिसमें से 19 में से 2 क्लासेस आपके एमसीक्यू हैं। 19 में से नहीं है साथियों, 19 के अलावा 2 क्लासेस आपके एमसीक्यू, मतलब कि आज की क्लास मिला के ले तो 20वीं क्लास है आपकी पॉलिटी की। और हम कोशिश करेंगे 2-3 क्लास और लेने के बाद आपका पॉलिटी, कम से कम 5 क्लासेस और चलेंगे, इसके बाद आपका पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो साथियों चलिए सेशन शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक बार आप लोग मेरे को बताएं, क्लियर है क्या मेरी आवाज आप लोगों को? बस एक बार आप लोग बता दीजिए। पता है साथियों क्या होगा आप लोगों का आंसर? जल्दी से कमेंट करें, क्या होगा आप लोगों का आंसर? तो चलिए सेशन शुरुआत करते हैं साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं उच्च न्यायालय की, जिसका उल्लेख आर्टिकल 214 से 231, जी हाँ जो 214 से 231 तक किस आर्टिकल के बारे में बात कही गई है साथियों? तो आर्टिकल 214 231 तक उच्च न्यायालय के बारे में कहा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं साथियों। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी अवस्थिति या फिर संख्या की। ठीक है, अवस्थित कहाँ है, ये कहाँ है, किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है? तो साथियों ये है 214 में। किस आर्टिकल में उल्लेख है? 214 में। और साथियों बोला गया है कि प्रत्येक राज्य में के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्यों के लिए क्या होगा साथियों? एक उच्च न्यायालय होगा। ये है, इसी के अंतर्गत साथियों एक आर्टिकल है, मैं एसीटी लिख दे रहा 231। आर्टिकल 231 में क्या बोला गया है? तो आर्टिकल 231 के अनुसार साथियों संसद विधि बनाकर, संसद द्वारा विधि बनाकर, संसद याद रखना विधि बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय। जी हाँ, अब जैसे ये खंडपीठ भी क्या होती है साथियों, तो ये आज शायद हम खंडपीठ नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हम खंडपीठ की लिस्ट आपको नहीं देंगे। हम खंडपीठ की लिस्ट आपको पूरा क्लासेस चलाएंगे, लिस्ट के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि किस उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, उससे संबंधित क्या क्या खंडपीठें हैं। और साथियों खंडपीठ के अलावा हम बताएंगे कब उसकी स्थापना हुई और उसका मूल स्थान क्या है, उस राज्य का अधिकारिता क्षेत्र अधिकार क्या है, किस किस राज्य से संबंधित उस न्यायालय की अधिकारिता है, ये हम कल की क्लास में देखेंगे। मतलब कि देखा जाए तो आपका राज्य का न्यायपालिका की 2 दिन क्लासेस चलेंगे, मतलब आज चलेगा और नेक्स्ट डे और चलेगा। 2 क्लासेस में हम आपको उच्च न्यायालय से संबंधित पूरी न्यायपालिका आप लोग कंप्लीट कराएंगे, और इसी के साथ हमारा भाग 6 भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो 231 के अनुसार क्या करती है साथियों? संसद विधि बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायपालिका बना सकती है। और साथियों 241 के तहत, आर्टिकल 241 के तहत साथियों संसद विधि बनाकर संघ शासित राज्य के लिए भी क्या कर सकते हैं? उच्च न्यायालय बना सकते हैं। किसके लिए? संघ राज्य के लिए। यहाँ के लिए भी ये क्या कर सकते हैं? विधि बनाकर क्या कर सकते हैं साथियों? उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकते हैं। किस आर्टिकल में? 241 में। ये है पूरा कंप्लीट। और साथियों
एक चीज और याद रखना, 7वें संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन अब कब हुआ था ये आप लोग बताइए। इसके तहत क्या करता है, संसद एक उच्च न्यायालय के लिए एक या एक से अधिक खंडपीठ स्थापित कर सकती है। क्या कर सकती है, एक उच्च न्यायालय एक से अधिक खंडपीठ स्थापित कर सकती है। ठीक है, स्थापित कर सकती। कब से, 7वें संविधान संशोधन के बाद ये प्रावधान लाया गया था। संसद एक विधि बना दिया था जिसमें एक उच्च न्यायालय एक से अधिक खंडपीठ स्थापित कर सकता है। तो याद रखना यहाँ से 214 में क्या है, उच्च न्यायालय। 231 में क्या है साथियों, तो एक या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है। और साथियों 241 में क्या है, तो इसके तहत संघ राज्य क्षेत्र में भी उच्च न्यायालय गठित किया जा सकते हैं। जैसे, ठीक है ना, अब बताना क्या है। और साथियों आप इसमें से और याद रख लेना, 7वें संविधान संशोधन के तहत ही यह किया गया कि एक उच्च न्यायालय एक से अधिक खंडपीठ स्थापित कर सकता है। ये हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं गठन की। तो इसका गठन किस आर्टिकल में हुआ था साथियों, आर्टिकल 216 के तहत उच्च न्यायालय का गठन हुआ है। अवस्थिति किसमें, 214 में। इसका गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में है साथियों, तो इसके गठन का प्रावधान है आर्टिकल 216 में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश रहेंगे और उसके क्या अन्य न्यायाधीश। इसमें क्या क्या रहते हैं संरचना में, एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य और अन्य। अन्य का हर राज्यों में अलग अलग है, हर राज्यों में अलग अलग है साथियों कि कहाँ कितने रहेंगे। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न साथियों, इनकी नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता। नियुक्ति, कार्यकाल और योग्यता, इन सब का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो इनका उल्लेख है साथियों 217 में। नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता, इन सब का उल्लेख किस में है, तो साथियों इन सब का उल्लेख है आर्टिकल 217 में। ठीक है, अब बात करते हैं नियुक्ति की। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो साथियों इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वह संबंधित राज्य के राज्यपाल के राष्ट्रपति द्वारा होती है, परंतु साथियों मुख्य न्यायाधीश कहाँ के, सर्वोच्च न्यायालय। तथा राज्यों के राज्यपाल के परामर्श द्वारा। मतलब ये लोग जिसे बोलेंगे कि आप यहाँ का मुख्य न्यायाधीश इसे बना दीजिए, तो राष्ट्रपति उसे क्या बना देते हैं साथियों, उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश बना देते हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के लिए है ये सब। और साथियों ये हो गया इनकी नियुक्ति किसके द्वारा, ये भी बता दिया। आगे बात करते हैं साथियों कार्यकाल, पद मुक्ति की। कार्यकाल और पद मुक्ति की और बात करते हैं। जैसे मैंने आपको तो बता दिया मुख्य न्यायाधीश की, अन्य न्यायाधीशों की तो क्या है साथियों, अन्य न्यायाधीशों की। अब अन्य की कौन करेगा, राज्यपाल। अब कैसे करेंगे, तो आप लोग इसका देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय, वहां पे जैसे राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के साथ मिलकर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ मिलकर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, सेम उसी प्रकार राज्य में भी राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश के साथ मिलकर अन्य न्यायाधीशों की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। तो जैसे हम बताया ना, जैसे हमने केंद्र में देखा है, सेम टू सेम हम राज्य में देखेंगे। जो शक्तियां उधर राष्ट्रपति को प्राप्त है, वही शक्ति इधर क्या है, राज्यपाल को प्राप्त है। परंतु राज्यपाल यहाँ पे साथियों एक ही नहीं है कि वो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता, बाकी हर एक कार्य करता है। जो राष्ट्रपति करते हैं वही काम राज्यपाल भी करते हैं। और आर्टिकल भी मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था, इनके आर्टिकल में 100 और 90 का डिफरेंस है। कितने का, 100 और 90 का, ये क्लियर है।
अब बात करते हैं साथियों कार्यकाल की और पद मुक्ति की, मतलब पद से कैसे हटाए जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बताया था कि आपको नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता। नियुक्ति किस में है? 217 में। ये सब किस आर्टिकल में? नियुक्ति भी 217 में है, कार्यकाल भी 217 में और योग्यता। ये तीनों ही चीजें किस आर्टिकल में साथियों? ये तीनों की तीनों चीजें किस आर्टिकल में? 217 के अंतर्गत है। क्लियर? आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे बात करें साथियों कार्यकाल, तो कार्यकाल इनका क्या होता है? 62 वर्ष की उम्र तक न्यायाधीश अपने पद पर बने रह सकते हैं। कितने वर्ष की उम्र तक साथियों? 62 तक। जिस दिन इन लोग 62 वर्ष हो गया उस दिन ये न्यायाधीश के पद से हट जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इन्हें निम्न कारणों से भी हटाया जा सकते हैं, पद मुक्त किए जा सकते हैं। निम्न कारण है साथियों, उनके माध्यम से इनको पद मुक्त किया जाए। पहला क्या होता है साथियों? स्वेच्छा से राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपकर। स्वेच्छा से किसे? राष्ट्रपति को। ये मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। आगे मृत्यु हो जाने पर। तीसरा साविक कदाचार व असमर्थता की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के समतुल्य प्रक्रिया से संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। मतलब जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाते हैं साथियों, उसी प्रक्रिया के तहत संसद की सिफारिश पर, ठीक है ना, उसी के तहत समतुल्य जो प्रक्रिया वहां है उसी के समतुल्य प्रक्रिया बनाकर तथा संसद की सिफारिश के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा यहाँ के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। ये सब प्रावधान है उनके पद मुक्ति से संबंधित और कार्यकाल से संबंधित, कार्यकाल से स्थिति को है। अब आगे बात करेंगे साथियों, देखिए यहाँ से क्या बात हो गई? नियुक्ति की हो गई, कार्यकाल की हो गई। अब बात करते हैं योग्यता की। इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो साथियों सबसे पहले योग्यता क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। सबसे पहले योग्यता तो हर एक चीज में राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायाधीश, इन सब में क्या होना चाहिए? जितने भी चुनाव होते हैं उनमें क्या होनी चाहिए योग्यता? सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक हो। सबसे पहले क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा योग्यता साथियों, कम से कम 10 वर्षों तक, याद रखना, कम से कम 10 वर्षों तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो, न्यायिक पद पर रहा हो, या 10 वर्षों तक, यहां से देखिए लगातार डिफरेंस, बीच में गैप नहीं होना चाहिए साथियों। 10 वर्षों तक लगातार एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में रहा हो। कहां तक? 10 वर्षों तक लगातार एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में रहा हो, या फिर साथियों या फिर राष्ट्रपति की नजर में ख्याति प्राप्त विधिवेत्ता हो। मतलब कि राष्ट्रपति पे ऐसे उसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, इमेज बनी होनी चाहिए कि उनका विधिवेत्ता मतलब उनका विश्वास पात्र होना चाहिए। ये सब बोला गया किसमें? योग्यता के तहत। आगे बात करते हैं शपथ की। तो साथियों एक बार आप लोग बताएं, आवाज क्लियर है और समझ में आ रहा है नहीं? बताएं आप लोग, आवाज क्लियर है या शपथ समझ में आ रहा है नहीं? इसके बाद हम शपथ की बात करेंगे और फिर आगे कुछ चीजें बात करेंगे वेतन भत्ते की, स्थानांतरण की, न्यायाधीशों के प्रकार की, और साथियों इसी के साथ हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे साथियों इसके बारे में, क्या अधीनस्थ न्यायाधीश, अधीनस्थ न्यायालय पढ़ेंगे और किस न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, इनके बारे में पूरा का पूरा लिस्ट दिया हुआ है। मैं एक बार आप लोग ऐसे बोलते जाऊंगा, आप लोग देखते जाएंगे, इससे आपका क्या होगा? रिकॉल हो जाएगा कहाँ कौन सा न्यायालय है, किसका क्या खंडपीठ है, ये सब वहां से आपको जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। क्लियर? और साथियों आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप सभी पता नहीं है तो हमारा आरआरबी एनटीपी से संबंधित जितने भी एमसीक्यू थे, महामैराथन थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब आएगा हमारा केवल उसका एक और मैराथन, जब आपका एग्जाम डेट आ जाएगा। एग्जाम डेट आएगा तब 1-2 मैराथन उसके चलेंगे, अन्यथा उसका नहीं चलेगा, क्योंकि उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने करा दिया। अब हम क्लासेस पर फोकस करेंगे कि क्लास ज्यादा कराएं, ताकि उसके एग्जाम डेट आने से पहले आपका हर एक सब्जेक्ट कवर हो जाए। और साथियों इस संडे हमारा प्रयास रहेगा रेलवे के ग्रुप डी का मैराथन। जी हाँ, रेलवे का ग्रुप डी का मैराथन इस संडे है। अगले संडे हम कोशिश करेंगे एक्साइज विभाग की, एक्साइज मतलब कि आबकारी विभाग की, एक्साइज कांस्टेबल या फिर आबकारी विभाग बोला जाए, तो हम इसका नेक्स्ट संडे प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट
संडे उसका एक ही क्लास में, चाहे वो लंबी क्लासेस चलें, चाहे 5 घंटे चलें, चाहे 6 घंटे चलें, एक ही क्लास में कोशिश करेंगे पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने का। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके शपथ के बारे में हम बात कर रहे थे। तो साथियों शपथ का उल्लेख किस आर्टिकल में 219 में है, इसमें है 219 में है। साथियों इनको शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ इनको राज्यपाल द्वारा न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है। किसके द्वारा साथियों? राज्यपाल द्वारा। क्लियर? ये देखो लिखा है राज्यपाल द्वारा न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर? आगे चलते हैं। स्थानांतरण। अब मैंने राष्ट्रपति पढ़ाया था, राष्ट्रपति पढ़ाते समय मैंने आपको स्थानांतरण से संबंधित 3 आर्टिकल बताए थे। एक तो 217 नहीं 214 उधर करके कुछ बताए थे, एक सेकंड मेरे याद नहीं आ रहा। एक तो 222 बताया था साथियों, एक 217 बताया था और एक और कुछ बताया था। 2-3 आर्टिकल मैंने आपको बताया था कि तीनों आप लोग याद रखना, तीनों किससे संबंधित है? न्यायपालिका से संबंधित था। ठीक है ना? आप लोग जल्दी से बताएं कौन कौन सा आर्टिकल में बताया था। तो साथियों बिल्कुल सही बोल रहा हूं कि 217 था, 222 था और 214 था। ये 3 आर्टिकल मैंने आपको बताया था। ठीक है ना? तो 214 में क्या था साथियों? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित था। 217 में क्या था? उच्च न्यायालय में था, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। 217 अभी तो मैंने आपको बताया। और 222 में क्या था साथियों? स्थानांतरण, मतलब यहाँ से एक न्यायालय उच्च न्यायालय से दूसरे पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। ठीक है ना? ये सब बताया था। ठीक है, या फिर यहाँ देखिए राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सलाह पर होता है स्थानांतरण, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय। स्थानांतरण वही तो है। क्लियर? किस आर्टिकल में है? 222 में। और साथियों इनका वेतन भत्ता संबंधित शायद नहीं है क्या? जी हाँ, वेतन भत्ता नहीं है। ये लिख लो यहाँ से मैं एक बता दे रहा, यहाँ से वेतन भत्ते का नहीं दिया है, इसके बारे में लिख लो। वेतन भत्ता नहीं दिया है यहाँ पे स्लाइड में। तो वेतन भत्ता किस आर्टिकल में साथियों? तो 221 में। किस आर्टिकल में? 221 में है। और साथियों इनको वेतन भत्ता राज्य के संचित निधि द्वारा, राज्य के संचित निधि से, राज्य के संचित निधि से इन्हें वेतन भत्ता मिलते हैं। कब? जब कार्यकाल के दौरान, कार्यकाल के दौरान किससे मिलते हैं? राज्य के। जबकि पद मुक्ति होने पर साथियों सेवानिवृत्त जब इनका कार्यकाल पूर्ण हो चुका है साथियों, तब इनको पेंशन किसके अकॉर्डिंग मिलती है? वेतन भत्ता किस अकॉर्डिंग मिलती है साथियों? तो वहां से केंद्र की संचित निधि से। किसके संचित निधि से? केंद्र के संचित। मतलब कि जब तक वो कार्यकाल के दौरान है, अपने कार्य कर रहे हैं, पद पर हैं, तब तक इनको राज्य से संबंधित राज्य के संचित निधि द्वारा मिला गया। और जैसे ये पद मुक्ति हो गई, इनका कार्यकाल समाप्त हो गया, सेवानिवृत्त हो गए, इसके बाद जो इनकी वेतन बनते, जो आप कहते हैं ना पेंशन मिलता है, ये मिलता है, वो तो तब फिर कहाँ से मिलेगा इनको? तब फिर वहां से केंद्र के संचित निधि द्वारा इनका वेतन भत्ता दिया जाता है। ये हो गया पूरा। आगे बात करेंगे साथियों न्यायाधीशों के प्रकार। तो सबसे पहला होता है साथियों कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। किस आर्टिकल में होता है इसका उल्लेख? तो 223 में होता है साथियों। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। कार्यकारी बताया था, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, जब मुख्य नहीं है तो उसकी जगह में, वो नहीं है तो उसकी जगह में, तो ये सब क्या होती है? कार्यकारी न्यायाधीश है। कोई ज्यादा बताने की इसके बारे में जरूरत नहीं है कि कार्यकारी न्यायाधीश क्या होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अगला होता है साथियों अतिरिक्त न्यायाधीश या फिर कार्यकारी न्यायाधीश। यहाँ पे देखिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है और यहाँ पे क्या है? अतिरिक्त न्यायाधीश या कार्यकारी न्यायाधीश। इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है? 224 में। साथियों इसको गठन क्यों होता है? क्यों लाते हैं अतिरिक्त न्यायाधीश या फिर कार्यकारी न्यायाधीश? तो ये लाया जाता है कार्यभार बढ़ जाने के कारण केवल 2 वर्ष के लिए अस्थायी अवधि के लिए राष्ट्रपति द्वारा। किसके लिए? 2 वर्ष की अस्थायी के लिए। बस इतना याद रखना।
आप ये भी मत याद रखना, बस याद रखना कि अतिरिक्त व कार्यकारी न्यायाधीश किस आर्टिकल में 224 में है, और यहाँ से याद रख लेना सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का उल्लेख किस आर्टिकल में है साथियों 224 का में। याद रखना सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का उल्लेख किस में है, तो उस का उल्लेख है आर्टिकल 224 का में। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बोलो, अगली स्लाइड है साथियों। अगला है उच्च न्यायालय की शक्तियां व अधिकार क्षेत्र। जी हाँ, अब बात करेंगे उच्च न्यायालय की क्या शक्तियां हैं, क्या क्या उनके अधिकार क्षेत्र हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक मूलाधिकार क्षेत्र। पहले बात क्या करेंगे, प्रारंभिक मूलाधिकार क्षेत्र। तो साथियों इसके अंतर्गत क्या क्या अधिकार हो सकते हैं, इसमें वसीयत, विवाह, तलाक, कंपनी कानून या न्यायालय की अवमानना, ये सब अधिकार क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं, उच्च न्यायालय के अंदर। यहीं पे बात होती है साथियों 3 सूचियां, आप याद रखना, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। यहीं से उनके अधिकार क्षेत्र का क्या होता है, निर्धारण होता है। तो जैसे पूछ ले किसी राज्य में कुछ मामला आया, वो किसके क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, उच्च न्यायालय के अंतर्गत आएगा कि उच्चतम न्यायालय। तो साथियों यहाँ से देखिए किसी की वसीयत मतलब जमीनी उमीनी विवादी ये सब उच्च न्यायालय देखेगा, विवाह से संबंधित उच्च न्यायालय देखेगा, तलाक से संबंधित उच्च न्यायालय देखेगा। यदि किसी राज्य में कोई कंपनी का कानून है उसको भी राज्य देखेगा, और न्यायालय की जब आप उल्लंघन करोगे उस स्थिति पे क्या करेंगे न्यायालय की, जब आप बात नहीं मानोगे तो उस पर भी कार्यवाही कौन करेगा, उच्च न्यायालय करेगा। दूसरा साथी, संसद या राज्य विधान मंडल के निर्वाचन संबंधित विवाद, यदि संसद का या फिर विधानसभा मंडल में निर्वाचन संबंधित कोई विवाद हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसका निराकरण भी कौन करेगा साथियों, उच्च न्यायालय करेगा। उच्च न्यायालय, मैं उच्चतम नहीं बोला हूं, उच्च बोला हूं। आगे राजस्व संग्रह संबंधी मामले, मतलब यही वसीयतनामा, मतलब राजस्व संबंधित, ये भी कौन करेगा, उच्च न्यायालय करेगा। आगे साथियों अधीनस्थ न्यायालयों में प्रस्तावित संविधान की व्याख्या करने के संबंधित मामले, मतलब कि अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित प्रावधान भी किसी में है, तो साथियों इसी में है। और आपको पता है कि उस सर्वोच्च न्यायालय का रिट किस आर्टिकल में है साथियों, 32 में है। तो उच्च न्यायालय का रिट किस आर्टिकल में है, तो 226 में है। अब रिट क्या होती है इनकी प्रक्रिया साथियों, मैं ये सब चीजें आपको पहले बता चुका हूँ सर्वोच्च न्यायालय में। तो याद रखना जो रिट वहां पे 32(2) में है, सॉरी 32(2) में है, 32(2) में है आर्टिकल उधर, अरे यहाँ पे मैं क्यों लिख रहा हूँ, सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 32(2) में है रिट, उसी प्रकार यहाँ पे 226 में है उच्च न्यायालय की रिट की बात करेंगे, ये क्लियर। आगे बात करते हैं साथ, अगला है अपीलीय अधिकार। आप अपीली क्या कर सकते हैं, अपीलीय अधिकार के अंतर्गत क्या क्या आएगा साथियों, तो इसमें उच्च न्यायालय पेटेंट। अपीलीय अधिकार क्या क्या आएंगे, उच्च न्यायालय, पेटेंट, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकार कौन होगा, ठीक है, हम किसी की कुछ नहीं है, मर गए, केवल बेटी, किसी की बेटी न बेटा कुछ नहीं है, तो सब भाई अब उसका उत्तराधिकार कौन हो, उससे संबंधित मामले भी कौन देखेंगे, कहाँ अपील होंगे, कि ये उच्च न्यायालय में होंगे, ठीक है। उत्तराधिकार, भूमि प्राप्ति, यहीं से भाई उत्तराधिकार होगा तो वहीं से भूमि प्राप्ति हो गया, ठीक है। दिवालियापन, आगे बात करें तो डिजाइन से संबंधित, तो ये सब अपीलीय अधिकार कहाँ किसके अंतर्गत आएंगे साथियों, उच्च न्यायालय के अंतर्गत आएंगे। आगे बात करते हैं पर्यवेक्षक अधिकार, मतलब ये किस आर्टिकल के तहत है, 247 के तहत है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। अधीनस्थों का नियंत्रण किस आर्टिकल के तहत है, 235 के तहत है, मतलब कि यहाँ पे अधीनस्थ न्यायालयों की नियुक्ति, अधीनस्थ न्यायालय क्या क्या आएगा इसमें, नियुक्ति, पदोन्नति, ठीक है, और क्या आएगा साथियों, स्थानांतरण आदि, ये सब चीजें कौन देखेंगे, ये आर्टिकल 235 के तहत देखा जाएगा। और साथियों अभिलेखीय न्यायालय, ये किस में है, 215 में है।
अभिलेखी न्यायालय क्या है साथियों, किस आर्टिकल में है, 215 में है। तो ये सब देख चुके हैं क्या है अभिलेखी न्यायालय, ये पहले पढ़ चुके हैं। इनके लिए सब अभिलेखी न्यायालय के लिए क्या करिए, पिछला वीडियो देखिए, ठीक है। वहां देखिए, वहां ये सब इनके बारे में आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो पढ़ा चुके हैं वहां उसको पढ़ा के यहाँ पे फालतू का टाइम पास नहीं करेंगे, ज्यादा समय खींचेगा, कोई मतलब का नहीं है। आगे चलते हैं। अब साथियों यहाँ पे देखिए नोट है, कुछ जरूरी चीजें हैं वो आपको देखना है। तो देखना है क्या लिखा है, देश का पहला उच्च न्यायालय कहाँ, कलकत्ता में खुला, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वार्निश पीकॉक थे, याद रख लेना। देश में अभी तक कुल कितने उच्च न्यायालय, 25 उच्च न्यायालय, ठीक है। वर्तमान में सबसे अधिक खंडपीठ किसके, बॉम्बे उच्च न्यायालय की है, जिसमें अधिक क्षेत्र आते हैं, गोवा, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादर नागर हवेली, ये सब। साथियों इन सब के बारे में जो ये है ना उच्च न्यायालय, इनके बारे में कल देखेंगे। उसमें अधीनस्थ न्यायालय भी देखेंगे, दीवानी न्यायालय भी देखेंगे, ठीक है ना। उपभोक्ता अदालत देखेंगे, परिवार अदालत देखेंगे, लोक अदालत देखेंगे कि बाल किशोर न्यायालय क्या होता है। और साथियों इसके बाद हम पूरा देखेंगे 25 न्यायालय के बारे में और उसके खंडपीठ के बारे में, और कब कब उनका गठन हुआ और किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये सब आप लोग देखिएगा कि लक्षद्वीप, ठीक है, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार क्रमशः केरल, मद्रास, कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। ये हो गया। आगे देखो, देश में सर्वाधिक वादों की संख्या, देश में सर्वाधिक वादों की संख्या, एक सेकंड में यही देख लेता हूँ, यही है, हाँ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है। इसीलिए यहाँ न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है। मतलब कि जहाँ जितने वादे होंगे साथियों उसी अकॉर्डिंग क्या होगी, वहाँ न्यायाधीशों की संख्या होगी। बताया था ना, हर एक राज्य में, हर एक न्यायालय में, उच्च न्यायालय में अलग अलग होते हैं न्यायाधीशों की संख्या, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश तो एक रहते, इसके अलावा जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी संख्या निश्चित नहीं रहती, कहीं कुछ तो कहीं कुछ रहती। साथियों अगला, केवल दिल्ली एक ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिसका उसका स्वयं का उच्च न्यायालय है। याद रखना, केवल और केवल दिल्ली व संघ राज्य क्षेत्र है साथियों जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय है। क्या है, स्वयं का उच्च न्यायालय है। ये भी हो। देश में कुल कितने हैं, 25 हैं, जिसमें 3 साझा उच्च न्यायालय हैं। देश में कुल कितने उच्च न्यायालय साझा, 25, जिसमें 3 साझा हैं। ये छोड़ दो। वर्तमान में 7 ऐसे उच्च न्यायालय जिनकी अधिकारिता में एक से अधिक राज्य आते हैं। मतलब कि जिस राज्य में है उसके अलावा वो अन्य राज्य पे भी कार्य करते हैं। ऐसे कितने उच्च न्यायालय साथियों, 7 हैं। ग्राम न्यायालय बहुत आते हैं साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्राम न्यायालय अधिनियम कब आया था साथियों, ग्राम न्यायालय अधिनियम आया था 2008 में। पूछेगा ग्राम न्यायालय अधिनियम कब आया था, तो आप आंख मूंद के लगाना कि ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में आया था। क्लियर। ये कुछ और चीजें, ये देखिए, परिवार न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। जो परिवार न्यायालय है इसमें जो भी निर्णय आया आप उससे सहमत नहीं है तो साथियों आप अपील कहाँ करेंगे, डायरेक्ट आप उच्च न्यायालय पे अपील कर सकते हैं। तो ये सब चीजें था, ये सब देखना क्या होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अभी तक केवल 2 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग कार्यवाही चलाई गई। ये याद रख लेना, पूछ सकता है कि किन किन न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही चलाई गई। तो पहला क्या है, सौमित्र सेन, और दूसरा है साथियों डी दिनाकरन। जी हाँ, सौमित्र सेन और डी दिनाकरन, इन दोनों के खिलाफ अभी तक उच्च न्यायालय में केवल और केवल 2 के प्रति उच्च न्यायालय में महाभियोग लाया गया है। क्लियर। तो साथियों ये रहा हमारा पूरा का पूरा उच्च न्यायालय। हमारा पूरा उच्च न्यायालय कंप्लीट हो चुका है साथियों। अब हमारी अगली क्लासेस रहेगी जिसपे हम देखेंगे
लोक अदालत, अधीनस्थ न्यायालय, परिवार अदालत, इन सब के बारे में, किशोर न्यायालय, ई कोर्ट, इनके बारे में पढ़ेंगे। और इनके बाद हम साथियों लास्ट में देखेंगे कि कहाँ कौन सा उच्च न्यायालय है। ठीक है, किस उच्च न्यायालय कब गठन हुआ। ठीक है, जैसे हम एमपी से हैं तो एमपी की बात करेंगे, एमपी कब गठित हुआ, यहाँ उच्च न्यायालय कहाँ है, उसके अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं, उसके कितने खंडपीठ हैं। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं खंडपीठ, किसका खंडपीठ कहाँ है। तो हम इन सब के बारे में बातें करेंगे आपसे। ठीक है साथियों, इसी के साथ मिलेंगे कल अगली क्लासेस के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और साथियों, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां जाइए, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और इस सेशन से संबंधित पीडीएफ आप प्राप्त कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए हमसे जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।